यार बच्चा बैठी, अपन शुरू करेंगे जब तक ये टीवी ऑन होती है? शुरू करें? अच्छा, ऑल राइट। तो लीगल पढ़ते पढ़ते बहुत 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 लंबा सफर अपन ने तय कर लिया। पहले दिन पे हमने आपको बोला था कि 4 लॉज हैं जो अपने को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना था, राइट? कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कहानी शुरू करी, वहां से हम लोग टॉर्ट्स पे गए, वेरी इंटरेस्टिंग। देन वी मूव्ड ऑन टू क्राइम्स, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। बट जब आप लॉ की बात करते हो और आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? एज आई ऑलवेज से, एक ज्ञान का समुंदर है ना, बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें से अपन सिर्फ एक तिनका पानी चख रहे हैं, उतना ही ज्ञान अभी अपन ले रहे हैं, राइट? एंड इफ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, तो जब आप लॉ स्कूल में जाके एक्चुअली कॉन्स्टी 1 और कॉन्स्टी 2 पढ़ोगे, आई होप उस टाइम पे पढ़ते टाइम पे आप याद करो कि मतलब एक एग्जाम्पल हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा सेट करा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वुड बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर अस, एंड दैट इज व्हाट अपनी कोशिश रहने वाली है, ठीक है? कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे क्राइम्स, वन सब्जेक्ट जिसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे इंटरेस्ट नहीं है, राइट? हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसका भी बाप है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझे बिना एनी विच वेज बाकी सारे लॉज की एप्लीकेबिलिटी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ये सारे लॉज का बाप है। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये किस बारे में बात करता है? आपकी रोजमर्रे की जिंदगी के राइट्स के बारे में, आपकी रोजमर्रे की जिंदगी में काम कर रही गवर्नमेंट के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, एंड मच मोर, राइट? तो शुरू करेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी के साथ, बट पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अच्छा, आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग में व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हेन आई से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, है ना? हिंदी बोलने में और भारी लगता है, भारत का संविधान। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज आवर संविधान? सुप्रीम कोर्ट इज आवर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ओके वेरी नाइस। और आप पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग समझा दो, फिर हम आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं, एक इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, ठीक है? हाँ जी। हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, शानदार, बहुत ही सिंपल शब्दों में बोल दिया सर। अपन तो लीगल फैमिली से हैं, बता देता तो बता, संविधान क्या होता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के हमारे लॉज बनेंगे, शानदार। और कुछ इनपुट? आपकी शक्ल आज हमने बहुत दिन बाद देखी, आप कुछ बोलना चाहोगे? पढ़ा है, ऐसा सबने पढ़ा है, हिस्ट्री सिविक्स सबने पढ़ी है ना? हिस्ट्री हटा दो, मुगल एम्पायर बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने में, उसके सिवा कुछ ही नहीं पढ़ा, राइट? वहां पे अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पढ़ा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी पढ़ा, सब पढ़ा। याद है नहीं है वो एक बात है, बट पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद भी मूव ऑन टू सिविक्स, नोटबुक का एक पर्चे को ट्रायंगल में फोल्ड करके वहां से सिविक्स लिखना शुरू करते थे, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, और धनाधन रट्टाफिकेशन, है ना? पहले पेज से लेकर आखिरी पेज के सिविक्स तक जो अपन ने रट्टाफिकेशन करा है, वो ऐसा रटा है कि याद कुछ भी नहीं है आज तक, है ना? तो दैट वाज समवेयर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट एनी विच वे सब भूल भाल के नई शुरुआत करते हो, समझते हैं कि संविधान है क्या, ठीक है? थोड़ा मैं इसको हिंदी में संविधान बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, वो भारतीय वाली फीलिंग आती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर संविधान, राइट? तो फॉर मी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अम्ब्रेला, ठीक है? ये एक ऐसी छतरी है जिसके अंदर ही सारे लॉज काम करते हैं, ठीक है? दिस इज एन अम्ब्रेला, ये वो सुप्रीम लॉ है जिसके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनता है, ठीक है? सो एनी लॉ, एंड व्हेन आई से एनी लॉ आई मीन इट, भारत का कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके बना, वो बाय डिफॉल्ट नल एंड वॉइड होता है, उसकी वैलिडिटी भारत में होती ही नहीं है, एंड इट इज इमीडिएटली चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अगेंस्ट जाके लॉ बना दिया, ये लॉ वैलिड होगा ही नहीं, इट विल नॉट प्रिवेल, राइट? दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ संविधान। तो ये लिखने के नहीं है, पर ये समझने की बात है कि संविधान इज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला फॉर अस, जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट काम कर रही, सबके पावर्स डिसाइड हो रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कितने जजेस बैठेंगे, कहां बैठेंगे, कितनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, हमारे एज अ सिटीजन राइट्स क्या होंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फॉर दैट मैटर ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज संविधान, ठीक है? अच्छा, अब हमें एक बात बताओ, संविधान आया कब था, कौन से साल में? ये सबको मालूम होगा, जीके का क्वेश्चन है। 1950। नाउ थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट होगी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक होती है आपकी जीके, जो आप करंट अफेयर से पढ़ोगे, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लीगल जीके, ठीक है? पिछले कुछ 2 पैटर्न में ये नोटिस करने में आया है कि रादर देन आस्किंग डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं, वो कभी कभार लीगल जीके क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया,
लॉ डे कब सेलिब्रेट होता है, 1949 क्या है और 1950 का रेलेवेंस क्या है, राइट। प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, इनका रेलेवेंस क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनमें डिवीजन क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, कमिटी कौन सी बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे हमारी सांस हो गई समाप्त, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो नाउ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट वी हैव टू डू इज, एक नोटबुक निकाल लो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अलग से इस चीज को अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीगल जीके मोटा मोटी इज अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग आपका पेन साथ में नहीं चलेगा, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, ठीक है। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग योर पेन इज सपोज्ड टू बी डाउन, जब आपका पेन चलेगा तो हम चुप हो जाएंगे, सिंपल रूल है, डन। तो सुन लेते हैं, थोड़ी कहानी जान ले, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कैसे आया, क्यों आया। हाँ, इंडिपेंडेंस की कहानी सबने सुनी है ना, तो वो कहानियां बताने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत में दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज थे, कौन से, वेरी नाइस, और ये सबने पढ़े, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विच इज मोटा मोटी 1935, और दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट विच वाज अडॉप्टेड 1947। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, ठीक है। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्यों, क्योंकि मोटा मोटी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोगों ने इन्हीं दोनों एक्ट उठाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बट ये एक्ट बने किसके रूल के अंडर, ब्रिटिश रूल के अंडर। ये सारे लॉज बने ब्रिटिश रूल के अंडर। वी वांटेड हमारा लॉ, हमारा संविधान, हम इस चीज को अडॉप्ट करेंगे, लोग अडॉप्ट करेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि हमारा भारत कैसे चलना चाहिए, विच इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की प्रथा शुरू हुई, ठीक है। सालों साल लगे, 11 सेशन, सालों साल अपन ऐसे बोल नहीं सकते, बट 11 सेशन इन टोटल, 165 मतलब प्रॉपर डेज ऑफ वर्क, ऐसा नहीं है कि बाकी दिन काम नहीं हुआ, 165 प्रॉपर डेज ऑफ वर्क एंड टोटल 11 सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके बारे में अपन आएंगे। तब जाके हमारे संविधान का जन्म हुआ। कहने को ये 1950 है, पर इसका असली जन्म 1950 में हुआ नहीं, ठीक है। भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, पर वो लिखते कुछ और है, राइट। सेम हम अपना ही एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। सो माय एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज समथिंग एल्स, आई राइट समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाई। इसमें हमारा कुछ लेना देना है नहीं, माता पिता की गलती है, वो जाने उनका काम जाने, सो आई हैव नो क्लू अबाउट इट, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का कुछ तो भी लेना देना होता है तो वो करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे ना बर्थ सर्टिफिकेट निकालना वगैरह प्रॉब्लम होती थी, तो जिस तारीख का बर्थ सर्टिफिकेट निकलता था उस तारीख को आपकी जन्मतिथि है, ठीक है। तो कहने को लोगों की नजर में कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कब हुआ, 1950, क्योंकि लिखते क्या है कॉन्स्टिट्यूशन 1950, राइट। बट एक्चुअली इसका जन्म 1950 में हुआ ही नहीं, ये पैदा हुआ था माय बर्थडे मंथ, दैट इज नवंबर, 26 ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। 26 ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1900 वॉट एवर यू कॉल इट, बहुत अच्छी हिंदी में है नहीं, 1949, वाओ राइमिंग, 1949, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ, ठीक है। फिर हम रिपब्लिक डे किस तारीख को मनाते हैं, अच्छा बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम रिपब्लिक डे कब मनाते, कब मनाते भाई साहब। एक लेक्चर हमने देखा जहां पर ये बात हो रही थी कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट व्हेन यू टॉक अबाउट दैट वी अज्यूम कि आपको पता है ना, इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे। चलते फिरते एक बार ऐसे पूछ लिया कब मनाते, तो उन्होंने बोला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी एंड रिपब्लिक डे 15 अगस्त, ठीक है। डेट्स वर वेरी क्लियर, ईयर अच्छा ईयर बहुत क्लियर थे, डेट्स में उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट दे सेड इट वेरी प्राउडली, 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त हमारा रिपब्लिक डे। तो हमने कहा अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है, नवंबर दिसंबर की बात है, अभी नेक्स्ट आने वाला है 15 अगस्त। अच्छा, तो हमने बोला इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो बोले यस मैम 26 जनवरी को हम मनाएंगे हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो भाई हम सही है, तुम सही हो कि वो सही है, कौन सही है, कौन सही है, बंदे गलत है, पक्का है। कब मनाते इंडिपेंडेंस डे, कब मनाते, 15 अगस्त सन 1940, वाओ। और रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। मनाते क्यों हैं 26 जनवरी 1950, क्यों मनाते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे, इसलिए उस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। तो कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होके फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर को आ गया था, बट इफेक्ट में अडॉप्ट हम लोगों ने 26 नवंबर को लिया था, इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950। इसलिए रिपब्लिक डे कब बनता है 26 जनवरी, पर कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था 26 नवंबर, डेट वही है, सिर्फ महीनों का अंतर है, 26 नवंबर 1949। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स को रिपील करके, रिपील मतलब हटा के, चीरफाड़ करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर हुआ। अच्छा, इसको बनाया किसने था कॉन्स्टिट्यूशन,
हाँ, कायदे से अगर बोले तो लोगों ने, ठीक है। हमेशा अपन प्रियम्बल में क्या लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, राइट। व्हेन आई से प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग अपना संविधान तय कर रहे हैं, ठीक है। अब भारत के सारे लोग तो नहीं आ जाते बैठने के लिए, है ना, कि पता चला जलियांवाला बाग जैसे एक सभा चल रही, बहुत बड़ा ग्राउंड बैठा है, सारी सभा चल रही, भारत की सारी जनता वहां बैठी है बोलने के लिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, नहीं हो सकता ना, राइट। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलग कहानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी कमिटीज बैठी, हर कमिटी का अलग अलग काम था, एंड में ड्राफ्टिंग कमिटी बैठी। ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड वॉज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और इनका पूरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, भीमराव राव भीमराव भीमराव रामजी अंबेडकर, प्यार से उनका नाम पड़ गया बाबा साहेब अंबेडकर, और विसे बी आर अंबेडकर, राइट। सो व्हाट यू रिमेंबर ऑलवेज इज बी आर अंबेडकर, एंड विच इज फाइन। तो इसीलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा किसको दे दिया गया, बी आर अंबेडकर। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को आगे लाने का, विच वॉज एब्सोल्युटली अ कास्ट रिडन सोसाइटी। हमको कास्ट नहीं चाहिए, ठीक है, हमको कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा सपना था जो आज तक अपन अचीव कर नहीं पाए, टू एन एक्सटेंड यस, टू एन एक्सटेंड नो, और दोनों ही एकदम ऐसे अग्रेसिव है ना। यस वी हैव अचीव्ड इट, नो एब्सोल्युटली वी हैव नॉट अचीव्ड इट, राइट। तो दोनों के अपने अपने लॉजिक से इस पे अगर डिबेट हुआ तो बहुत ही शानदार डिबेट बैठेगी, कभी वो भी करेंगे क्लास में, ठीक है। एक जना आना, यू टेल मी हाउ इट इज, मतलब कास्ट हैज बीन रिमूव्ड, एंड समबडी कम एंड टेल मी कि आज तक कास्ट सिस्टम है। ये डिबेट फिर अपनी जाएगी एससी एसटी कोटा पे, ठीक है, और वहां अपन कंक्लूड करेंगे कि एससी एसटी कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मराठा कोटा की बात हम करेंगे नहीं, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, अपने को कॉन्ट्रोवर्सी में फंसना नहीं, ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं। बट एससी एसटी कोटा इज वांटेड और नॉट वांटेड, ये तुम बताओगे, माय ओपिनियंस आर नॉट नीडेड, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी ओपिनियन दैट, बट ये आप बताएंगे आपकी डिबेट के हिसाब से कि एससी एसटी कोटा की जरूरत है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सपना था छूत छात की बीमारी को भारत से हटाने का, अनटचेबिलिटी शुड बी रिमूव, फंडामेंटल राइट में भी वो चीज आई, एंड सब चीज को कंसीडर करते हुए, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करते हुए, वी मेड फाइनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज adopted in 1949 but it came into effect in 1950। तो दो तीन बातें अपने को क्लियर हो गई। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कौन कहलाएंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये किस दौरान बना था कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके एरा में। और ऐसा माना जाता है, जस्ट ऐसे पीस ऑफ एडवाइस, अपन हमेशा बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एंड वी से इट वेरी प्राउडली, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम लोग, बी आर अंबेडकर को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ही वाज अ मैन हु फॉट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके राइट्स, राइट, उनके लिए लड़े और बहुत अच्छा लड़े, राइट। बट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जवाहरलाल नेहरू का भी था। इट वॉज मतलब अ लॉट ऑफ हिज विजन्स, मिशंस, गोल्स, उनको कंसीडर करके आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है वो बहुत ज्यादा उनके विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आजकल somebody is anti congress, somebody is anti modi, and you are not ready to adopt the fact कि भाई जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे, कांग्रेस का एक ओपिनियन था, वॉट एवर, राइट। ये बहुत ज्यादा अभी हो गया। बट अगर तुम हिस्ट्री में जाकर ये चीज ट्रेस करो, ही वॉज अ वेरी गुड लीडर, और उस टाइम पे आई थिंक कांग्रेस वॉज इन लीड, राइट, कांग्रेस ही थी जब अपन इंडिपेंडेंट हुए, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस, राइट। तो तब जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा, और बहुत सारी बायोग्राफीज वहां पे हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स उनके बारे में, इफ नॉट बायोग्राफीज, इफ यू आर नॉट good in reading and everything, his vision, his motto, his way of addressing the life very well and very beautifully has been reflected in constitution, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था। बट एज आई सेड, ये ज्ञान का सागर है, अपन सिर्फ इसके एक बूंद चख रहे हैं, तो उतना डेप्थ में अपन घुसेंगे नहीं, बट दैट इज हाउ मोटा मोटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनकॉर्पोरेटेड। ये अपने को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दो बातें बहुत क्लियरली याद रखना, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया किस दिन, 26 नवंबर 1949, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, विच इज वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। ये क्लियर हो गया, पक्की बात है। अभी कुछ चीजें हैं, ये प्लीज लिख लो, प्लीज लिखते जाओ। अडॉप्टेड on 26th of November, came into effect on 26th of January 1950। लीगल जीके के लिए अगेन समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन, डन।
चलो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपने को पता होना चाहिए, काफी अपन ने देख भी लिए। सबसे पहली चीज अपन ने देख लिया 26 नवंबर 1949 सॉरी अडॉप्ट किया था अपन ने, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, व्हिच इज व्हाई यहाँ पे हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जो बहुत जल्द अपन भी देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ 365 395 सम आर्टिकल्स, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर, वो अपन जब लीगल जीपी जाएंगे तो आई टेल यू। 395 इज व्हाट आई रिमेंबर, है ना। तो 395 आर्टिकल्स एंड अ लॉट ऑफ शेड्यूल, जिसपे कितने तो भी अमेंडमेंट आ चुके हैं। इंदिरा गांधी की सरकार से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी से लेके आज तक अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, है ना। A lot of amendments have been made. Let's not count on that. मतलब amendments अगर अपन पढ़ने गए ना तो तुम समझ लो महीना भर we can discuss on amendment, इतने हैं जिसमें सबसे important and my field of interest was right to property, ठीक है। आज तक right to property पे जो खेल हुआ है ना, मतलब शानदार। फंडामेंटल राइट पे जब आएंगे अगेन ज्ञान का सागर है, एक बूंद चखर है, तो बहुत डिटेल में पढ़ नहीं पा रहे, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, पेट में से ऐसे कीड़े कूद रहे हैं ना तुमको बताने के लिए कि राइट टू प्रॉपर्टी पे जो कंट्रोवर्सी हुई वो भारत को याद रहेगी, कांग्रेस को याद रहेगी, और इंडिया विल नेवर फॉरगेट कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड भी कर सकते हो, एक राइट को हटा भी सकते हो, और पूरा झोल झमाल करके अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। दैट इज व्हाट वी सॉ ड्यूरिंग राइट टू प्रॉपर्टी बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट। अब कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बट वो था, नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। उस पे भी अपन लोग आएंगे। सो इन शॉर्ट दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है विद टोटल 395 आर्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट चीज, इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस पे अपन थोड़ी देर में आता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन निपटा ले रहे हैं। एंड द फादर इज बी आर अंबेडकर। वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमिटी बैठी थी, एंड में एक कमिटी बैठी थी जिसका नाम वाज ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा। उनके हेड वाज डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड हेंस डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बट वी विल नॉट फॉरगेट वन थिंग, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एज वी से इट इज द पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके लिए बनाया कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपना लॉ बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। दैट इज वेर योर प्रीएम्बल स्टार्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू दैट इज योर प्रीएम्बल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमको ये मालूम है, अपने को ये मालूम है ना कि गवर्नमेंट की 3 बॉडीज होती है, कौन सी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। फटाफट से तीनों का काम बता दो जल्दी से। जुडिशरी मत बोलना, जुडिशरी सबको मालूम है ना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर बोलो जल्दी से। लेजिस्लेचर इज वन बॉडी विच मेक्स द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव इज हु एग्जीक्यूट द लॉज, राइट। नाम समझ में आ रहा। जुडिशरी जो इनके ऊपर गिद्दी की नजर बना के बैठी हुई है कि बेटा तुम कुछ कांड करो और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या और कोर्ट में अपन लोग मिलते हैं, है ना। दैट्स जुडिशरी, राइट। ऑल 3 आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सब इंडिपेंडेंटली काम करते, क्योंकि नहीं किया तो काम कर नहीं पाएंगे। बट अगेन अपने आप में ये एक डिबेट है जो आप लॉ स्कूल में जाके सीखेंगे कि बोलते तो हम लोग हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करते, बट क्या वो एक्चुअली इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे, और दे आर सो इंटर रिलेटेड विद ईच अदर? क्या जो भी कंसेप्ट है ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता है, अनदर डिबेट जो कभी और करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं बात बताऊं, मैंने से लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? कौन लॉ बनाता है? कौन गवर्नमेंट में? कौन? लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। सिंपली लॉ बनता है लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट का असेंट और लॉ बन गया। सुनने में जितना सिंपल उतना ही टाइम टेके, ठीक है। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल व्हाई इट्स टाइम। आई एम वेरी श्योर कि तुम में से किसी ने भी इस लॉ के बारे में नहीं सुना होगा। अभी जस्ट जन्म लिया, एक पैदा करा हुआ लॉ एंड आगे का फ्यूचर है, ठीक है। द डेटा प्राइवेसी बिल, ठीक। ये बिल एक्चुअली पास होना था 2020 में, ये पास हो जाना था 2020 में, ठीक है, कि भाई पास होगा, एक्ट बन जाएगा। दैट वाज द डेडलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गायब हो गया पार्लियामेंट में, कहां गायब हुआ? कोई अप्रूवल बात ही नहीं कर रहा। सडनली अब जाके फाइनली इट हैज बीन पास एंड इट हैज बीन मेड एन एक्ट। तो जितना सिंपल अपन को सुनने में ये लगता है ना कि लोकसभा, बचपन में यही पढ़ा ना, लॉ कैसे बनता, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर हम लोग राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा में अप्रूव होता है, फिर हम प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, वो सिग्नेचर करता, असेंट करता, लॉ बन जाता है ना। तो अभी तक ये बिल होता है, उसके बाद ये एक्ट बन जाता है। सबने पढ़ा और सबका रटा हुआ है, सबने सिविक्स में यही आंसर चेपा था, है ना, कि पहले लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का असेंट। और किसी से पूछो प्रेसिडेंट क्या करता है? लॉ बनाता है। तो प्रेसिडेंट का पूरी कंट्री में यही काम है, लॉ बनाने। हाँ, क्या करता है? लॉ बनाता है। बिल आता है, उस पर साइन करता है और लॉ बनाता है। वाह, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, उनका सिर्फ क्या काम है?
लॉ पे साइन करना और लॉ बनाना, रोज लॉ आ रहा साइन लॉ, लॉ आ रहा साइन लॉ। तो एक बार रैंडमली आज स्टूडेंट कि आपको क्या बनना है, मतलब आगे जाके आपका क्या फ्यूचर है। अच्छा, 12वीं से निकला वो बच्चा ना बहुत बोला होता है, एंड आई अडोर दैट कि वाह यार, मतलब कितना सीधा बच्चा है बेचारा, अपने बबल में जी रहा। फिर लिटरली लेजिटली सेट, जैसे पता नहीं 9-10 बोल देते प्रेसिडेंट, उठ के बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और छाती चौड़ी करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने कहा क्या करता है प्रेसिडेंट? लॉ बनाता है। कह रहा मैम, हमने कहा और बताओ क्या करता है? मैम सबसे अच्छी जिंदगी इनकी होती है, ये आराम से हेड ऑफ द स्टेट बन के, इनका काम है सिर्फ लॉ बनाना। बस यस, लोकसभा राज्यसभा वो भी आया तो, अगर ये आपस में खेल रहे हैं तो हम रिलैक्स करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे तक आया तो वी विल गिव एन असेंट। हमने कहा मर्सी प्ली वगैरह, अरे ना ना ना, कुछ नहीं, लॉ बनाता है, ठीक है। तो आई होप ये कंफ्यूजन अपने को नहीं है, बट अगर हुआ भी तो भी अपन आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट एक्चुअली क्या करता है। बिकॉज आई डोंट नो हाउ, बट सम हाउ भारत की जनता को मेजर प्रॉब्लम है, पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर क्या करता है सबको पता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है ये किसी को भी नहीं पता। और ये एक्सटेंड द कंफ्यूजन है। सुनने में ये सब बातें बहुत बकवास लगती है, बट व्हेन आई केम टू दिस साइड देन आई रियलाइज कि ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पीपल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बच्चों को बहुत दिनों तक ये लगता है कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है जो हेड है ना, प्रेसिडेंट थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर है। वो तो रटा है हम लोगों ने, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर इज द हेड ऑफ द, सॉरी प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, गवर्नर स्टेट को हेड करेगा वगैरह वगैरह, है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर रखना, अपन सब पढ़ेंगे, कैबिनेट भी पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे, गवर्नर भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी पढ़ेंगे, और है नहीं पर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, अपन सब पढ़ेंगे, ठीक। तो वो कंफ्यूजन बस मत रखना। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लेवल पे, अपन अभी बात कर रहे हैं, अपन अभी लॉ स्कूल में तो है नहीं, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल में आपके लिए क्यों है? दो इंपॉर्टेंट चीजें, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या है? इनफैक्ट दो नहीं, तीन बोलते हैं, लेट्स ब्रिंग दैट चेंज। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड योर फंडामेंटल चीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें कुछ राइट्स देता है तो ड्यूटी भी देता है, जैसे कि अच्छा, फंडामेंटल राइट एक बता देना अपना, एक फंडामेंटल राइट बता दो। राइट टू फ्रीडम। एक फंडामेंटल ड्यूटी बता दो। सारे सुर लग जाएंगे अभी, है ना। फंडामेंटल राइट क्या पट्टे से बोले राइट टू फ्रीडम, हमारे पास पीछे एक्सप्रेशन नहीं बोले, हमारे पास बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, टहलने का अधिकार है? कहीं भी जाके बसने का अधिकार है, नहीं बोले। राइट टू स्लीप है, हाँ, पानी पीने का भी अधिकार है, डिग्निटी का भी अधिकार है, सब है, बिल्कुल है, लिखा है। राइट टू स्लीप इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, प्रिवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल वगैरह वगैरह। ड्यूटी तो बता दो एक, ऐसा कुछ तो भी है, क्लेनलीनेस का कुछ तो भी है, क्या है? पता करो दया, क्या है? आर्टिकल, वाह यार भाई, भास्कर भास्कर है नमा, ऐसा रटा है ना इसने। आर्टिकल 51A के अंदर दी है, क्या दी है वो नहीं पता, है ना? हमने तो ये पूछा ही नहीं कि कहाँ दी है, क्या दी है ये बता दो। नेशनल फ्लैग पे खड़े होना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स अ ड्यूटी कि हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें, एंथम को रिस्पेक्ट करें। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो, ये हमारी ड्यूटी, लोगों को परेशान ना करना हमारी जिम्मेदारी है। तो राइट सबको पता है, बट ड्यूटीज किसी को नहीं पता। मेजर रीजन बीइंग एजुकेशन सिस्टम में हमेशा अपने को समझाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंपॉर्टेंट चीज, क्या? फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक आपका पहलू है और एक गवर्नमेंट का पहलू है ना। बट अकॉर्डिंग टू मी तीन इंपॉर्टेंट चीजें, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटी। बट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत कुछ बताता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होगा, हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं अपन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम नाम नहीं पूछ रहे, वो सबको मालूम है, इतना तो जीके अपन पढ़ रहे है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते टाइम पे अगर अपने को ये नहीं पता होता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वैसे भी अपने को ऐसा पानी लेना था और उसमें ऐसा डूब मरना था, है ना। तो वो जाने देते, पर होता कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है? कौन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारत का हाईएस्ट लेवल का जो जज है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते हैं उनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आपने कभी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर देखा है? देखा, वैसे एक टूम है, फिर तो ऐसे, अच्छा नॉट दैट माई ड्रॉइंग इज वेरी गुड बट लेट्स ट्राई, और कोई हंसेगा नहीं, हाथी कांपने लगता, समथिंग लाइक दिस। वाओ, अरे तो मैप देखोगे उसका ऐसा ही है, ऐसा ही है, इट इज लाइक दिस। सो व्हेन यू सी इट इज लाइक दिस। इसमें पता नहीं, आई डोंट नो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, बट किसी एक सीनियर ने हमें ऐसा बोला था कि जो दो गोले गोले यहाँ पे बने हैं ना,
इट इज बिकॉज ऑफ दैट जस्टिस लेडी, तो वो उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब सुनी सुनाई बातों पे थोड़ा कम भरोसा है, बट अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट तो एक्चुअली ऐसे दो डंडे हैं, देन वो ऐसे गोला गोला है ना। तो आई हैव वर्क देयर, बहुत मजा आता है कि गोले गोले में जाए खड़े होकर नजारे देखने, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, इट्स एक्चुअली फन। तो कभी मौका मिले जाना जरूर, ठीक है। क्या होता है, हाँ गाइडेड टूरिस्ट है, बट उतना मजा नहीं आएगा ना, कोर्ट में अंदर नहीं जा पाओगे, है ना। कोर्ट में अंदर जाने के लिए आप एक लीगल बैकग्राउंड होने चाहिए, लॉ स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास पास होना चाहिए, यू शुड बी वेयरिंग प्रॉपर फॉर्मल्स, ये ऐसा आप जा पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो वंस आई वाज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, अ ब्लैक पैंट, और हम बैंड और नहीं लगाए थे, ब्लेजर नहीं पहनते, आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर, एंड आई वाज प्राउड ऑफ दैट, आई वाज एक्चुअली प्राउड ऑफ दैट कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट है कि यू पर्सनली कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट इट। सो व्हेनेवर यू एंटर द कोर्ट, यू ऐसे आप बाव करते हो, एंड यू बाव बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। अब जज नहीं देखता रहेगा ये झुका कि नहीं झुका, है ना, ये तुम्हारी अंदर से जिम्मेदारी है करने की। जज कुछ नहीं बोलेगा बे इसको सस्पेंड करने का, बाहर करने का, है ना, ऐसा नहीं है, बट आपके अंदर जिम्मेदारी है। किसी ने ऐसा कभी हमसे बोला, आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि हमें लिखा है ऐसा कहीं पे नहीं देखा कि इट रिप्रेजेंट्स दी जस्टिस लेडी, जो जस्टिस लेडी होती है। हाँ अंधी, ऐसे कौन बोलता अंधी है, हद हो गई यार, मतलब ऐसे एडजेक्टिव ऐड करते था अंधी, है ना। तो जो जस्टिस लेडी होती है तो इट रिप्रेजेंट दैट, बट अगेन हमें कहीं पे भी लिखित नहीं दिखा, तो हम इस पे नहीं मानते एनी विच वेज। तो जो टूम्ब है ना, ये टूम्ब के नीचे एक कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम नंबर 1 2 3 अलग अलग होते हैं, तो जो टूम्ब के जस्ट नीचे एक कोर्ट रूम है, इसका नाम है कोर्ट रूम नंबर 1, एंड दिस इज द कोर्ट रूम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब जितने भी दिल्ली वाले बच्चे हैं, जब दिल्ली में मेट्रो से निकलोगे ना, प्रगति मैदान, है ना, तो हमें तो आज भी बहुत गूजबम्स आते हैं व्हेन आई यू नो गो थ्रू दैट लेन, जहां पे अपना सुप्रीम कोर्ट दिखता है, टूम्ब दिखती है, और वहां से देख के हमें याद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहीं बैठे होंगे, ठीक है। तो दैट इज वेयर योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज देयर। तो अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होंगे, देन बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के हेड को भी क्या बोलोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे, चीफ जस्टिस, क्या बोलोगे, चीफ जस्टिस, ठीक है। तो चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में फर्क क्या है, हाई कोर्ट का जो हाईएस्ट जज होगा दैट इज चीफ जस्टिस, और पूरे भारत का जो हाईएस्ट जज है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सब का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का काम करना, हाई कोर्ट का काम करना, पावर्स, फंक्शन, सब कहां पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज याद रखना इज नॉट अबाउट ओनली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह वगैरह, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि फंक्शन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमको मालूम है दैट इज रिट पिटीशन। क्या, रिट पिटीशन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी अपन ने वो डिफरेंस अपन ने बचपन में पढ़ा है, रट लिया था अगेन, है ना। आज भी समझ में नहीं आया कब हाई कोर्ट कब सुप्रीम कोर्ट, बट 5 रिट पिटीशंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको आप बोलते हो पीआईएल, आजकल चलते में तो कोई भी फाइल कर देता है ना, क्या कर रहे हैं, पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने घर का है ना, मायका है हमारा, ससुराल है, टहलते हुए हम कभी पहुंच जाएंगे पीआईएल। एक नई लीग चली है आजकल की जनरेशन में, एसएलपी, है ना, पता नहीं है क्या होता है एसएलपी, बट हम कहां जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं एसएलपी फाइल करने। अच्छा पता है, नहीं नहीं, किसी ने बोला एसएलपी फाइल कर सकते हैं, विच इज स्पेशल लीव पिटीशन, बट ओके। तो बोलते हैं ना आधा ज्ञान अपने को बर्बाद ही करता है, तो ये इंसान बर्बाद ही, अपने को नहीं होना। तो ये सबके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। धीरे धीरे रहते रहते जितना मौका पड़ा उतने मौके में अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बट वन थिंग आई एम वेरी श्योर, अभी तक लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ने में घसीट घसाट के 2.5 लेक्चर्स में अपन ने खत्म किया, एंड आई एम वेरी श्योर एक लेक्चर और लग जाता, है ना, बट अपने पास समय नहीं था तो अपन ने खत्म किया। कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर श्योर 3 लेक्चर जाने वाले हैं, क्योंकि जीके भी करना है, ये भी करना है, और सडनली ऐसा पहलू आ जाएगा ना जिसको सुनने तो मैं ऐसे इंटरेस्टेड हो गए, फिर बोलोगे और बताओ, दम थोड़ा और बताओ, यही बताओ अभी, आगे मत बताओ अभी, इसी में और बताओ, है ना। तो वो भावनाओं में बह के, जैसे अभी अपन बह गए कर करके, कभी कभार 3 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है। एनी विच वेज ये अपने को क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, वेरी नाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन अपन ने क्लियर किया। लास्ट एक पॉइंट वहां पे और लिख लो, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। एक चीज याद रखना, आर्टिकल 141, आई डोंट नो जीके में आएगा नहीं आएगा, एज अ लॉ स्टूडेंट या बडिंग लॉयर्स यू शुड नो आर्टिकल 141। 141 क्या होता है, कोई आइडिया, आर्टिकल 141, ये भी सिविक्स में पढ़ा है, सिर्फ एक दिमाग पे से मारो, ज्ञान वापस आएगा बाहर। हमें लगा भास्कर मार भी रहा, आजा आजा, नहीं, क्या होता है आर्टिकल 141, क्या होता है आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बात इज लॉ ऑफ द लैंड। कोर्ट ने अगर बोल दिया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की गाइडलाइंस फॉलो होनी है, तो वो आर्टिकल 141 के अंदर भारत का लॉ बन जाता है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट के बारे में सुना है आपने, पॉश एक्ट 2013, सुना है, नहीं,
सुना है नहीं सुना है कोई बात नहीं, लड़कों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इनके गर्दन का फंदा है और हम मजाक भी नहीं कर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम दैट आई हैव वर्कड एज एन इंटर्न और एज अ लॉयर वाज फॉर पॉश एक्ट आईपीआर वगैरह, बट पॉश में समाव में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि आई न्यू इट वेरी क्लियरली कि यहाँ पे लड़कियों की मतलब एकदम फेवर करके बात हो रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉय टू प्रूव कि नहीं नहीं हमने हैरिस नहीं करा, क्यों? क्योंकि पॉश एक्ट ना, अगेन वी आर गोइंग ऑफ द ट्रैक, बट पॉश एक्ट ना बड़ी प्यारी सी बात बोलता है, एनीथिंग जो लड़की को लग जाए कि हैरेसमेंट है इज हैरेसमेंट, ठीक है। तो दे हैव ट्राइड टू डिफाइन इट, नंबर ऑफ जजमेंट्स आर देयर वेयर दे हैव ट्राइड टू डिफाइन इट, क्योंकि आप कैसे डिफाइन करोगे ना, कई बार बोलते हैं बहुत सुंदर लग रही है आज, भाई साहब लड़कियों को ये भी दिल पे चुप जाता है कभी कभी, एंड आई हैव नोटिस दिस। भाई एक एक जिन लॉयर के अंदर हम काम कर रहे थे उनके पास एक केस आया, यहाँ पे बेचारा लड़का बहुत डरा हुआ था, कॉर्पोरेट का किसी तो कंपनी का ही वाज अ पार्टनर, एंड ही वाज वेरी अफ्रेड ऑफ इट, एंड ही केम एंड ही सेड कि यार सर एक मतलब ऐसे एक कंफर्टेबल कल्चर बनाने के हम लोग नॉर्मली आपस बात करते हैं, अरे बहुत सुंदर लग रही है आज ये वो, कि एक बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं है ना, एवरीबडी इज फ्रेंड, तो वो कल्चर मेंटेन करने के लिए भी वाज लाइक दिस। एक दिन वो औरत सटक गई, उसने जाके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट फाइल कर दी, बोला हैरिस कर रहा, मुझे समझा ही नहीं मैंने क्या हैरिस किया, तो वो जाके बोली कि मुझे रोज बोलता सुंदर लग रही है सुंदर लग रही। अब वो लड़की ने क्या बोला, लड़के ने एक्चुअली क्या बोला अपने को नहीं मालूम है ना, बट अगर एक्चुअली ये हुआ है कि उसने बोला ओ आज तो बहुत सुंदर लग रही और ये हैरिसमेंट बन गया है, तो भैया अपने गले का फंदा ही है, ठीक है। तो संभल के, मतलब हमने हर किसी को एडवाइस करा है, मैंने उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हाई भेजा था, पॉश का नोटिस क्यों, अरे इट्स अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। आप भगवान करे अगर सीएस करो और कभी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में और वापस हमसे पल्ला पड़े, एग्जीक्यूटिव में नहीं पड़ेगा प्रोफेशनल पड़ेगा, चलते फिरते मतलब हमारे बच्चे को पॉश का ज्ञान दे के जाते हैं कि बेटा फ्री में ले लो, है ना, संभल के रहना, किसी को भी अपन चलते फिरते मस्ती मजाक बोलते हैं, आज तो कोई बहुत तैयार हो गया है, नहीं बोल देते कंफर्टेबली नहीं, कभी बोले भास्कर को छेड़ते थे मैंने, आज तो विक्की कौशल जैसा लग रहा, पर ये हैरेसमेंट नहीं है भाई साहब, ये हैरेसमेंट नहीं है ना, क्यों? क्योंकि आप विक्की कौशल ही तो बुला रहे, पर अगर आप किसी को बोल रहे हैं आज तो मलाइका रोला लग रही, और देख लो अगर हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल नहीं हो गई तो नाम बदल देना, ठीक है। तो ऐसा पॉश एक्ट है, बट हुआ क्या था, पॉश के पीछे ना अपनी पूरी हिस्ट्री है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस लिखा है क्लियरली, ठीक है। ये 2013 में आया, पर ये एक्चुअली 2013 में नहीं आया था, ये बहुत पहले आ गया था, विशाखा करके केस हुआ था, और हम गवार नहीं है, विशाखा ही है उसका नाम, ठीक है। इट्स नॉट विशाखा, इट्स विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मैम विशाखा नहीं होता विशाखा होता है, ठीक, इट्स विशाखा, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बट फिर भी कुछ लोगों को कीड़ा है तो वो VISHAK लिखते हैं, इट्स विशाखा VISAK, ठीक है। उस केस में कोर्ट के सामने केस गया कि जो भी लेडी है शी वाज बीइंग हैरेस कंटिन्यू, वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रही, उसको डर लग रहा था जाने में, एंड इट वाज जेन्युइन केस, ठीक है। तब कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी कि हर कंपनी को गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात हुई, बाद में जाके कोर्ट को रियलाइज हुआ कि 13 साल भाई साहब हमने लॉ बना दिया, आर्टिकल 141 कहता था कि हम जो बोलेंगे वही होगा, हमारी तो इज्जत ही नहीं हो रही, है ना। तब जाके वापस पिटिशन फाइल हुई, एक एनजीओ ने वापस कंप्लेंट फाइल करी कि आपको याद है, याद आ रहा कि वो भूला वाला एटीट्यूड है, याद है आपने एक रेगुलेशन बनाई थी आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो रही, आपने चेक करा इंप्लीमेंट हो रही नहीं हो रही, तब जाके लेजिस्लेचर पास अ लॉ फॉर दैट, एंड वही रेगुलेशंस जो जजमेंट में वही बन के एक्ट बन के आए, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट योर आर्टिकल 141 ऐसे भाई, ठीक है। सुप्रीम सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करते हो नेवर से सेक्शंस, यू ऑलवेज से आर्टिकल्स, अब उसका लॉजिक क्या है वो थोड़ा बाद में बताएंगे, बहुत ज्यादा अपन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, तो आर्टिकल, राइट। यहाँ तक अपने को क्लियर है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया, पक्की पक्की बात है। अब नेक्स्ट अपन लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ इंडियन, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग आते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी आई थिंक इज वेरी क्लियर है ना, अभी अगर हमने तुमको ऐसे लिखने को बोला, तुम वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू करोगे से लेके आज की कहानी तक कि गवर्नमेंट ने हमको फार्म लॉस पे ऐसा कर दिया, बिल नहीं पास करने दिया, हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, सेडिशन में मैम ऐसा ऐसा हो गया वगैरह वगैरह, है ना, पूरा ज्ञान दे दोगे आप डेमोक्रेसी के नाम पे, बिकॉज यू नो व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल, ये हमको जानना नहीं है, ठीक है। ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल, ये बहुत हो गया, मतलब क्या है इसका, ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल, रटी रटाई बातें नहीं चाहिए, रहने दो हिंदी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में नहीं बोल पा रहा क्या रटाई इंग्लिश में, मैं हिंदी में कैसे बोलूं, अरे वाह, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई हुई गवर्नमेंट, वाह वाह वाह, ये अपन ने इंग्लिश को हिंदी कर दिया बस,
है, ऑफ पीपल बाय पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। मतलब क्या है इसका, ऑफ पीपल बाय पीपल का फॉर पीपल। वो किस तरीके से प्यार से भास्कर की तरफ देखता है, बता भाई, बता, बता क्यों नहीं रहा, बता। ये सब मत देख रहा भास्कर की तरफ, बोल, बता क्यों नहीं रहा है। रिक्वेस्ट करो प्लीज, भास्कर प्लीज, तो बता दे, भास्कर बता दे चले। ऑफ पीपल बाय पीपल फॉर पीपल का मतलब क्या है। टंकी की चोट में आई एम वेरी श्योर। कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं चलाता, भास्कर झूठा। आज हमने जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करो, हमें दिख गया नहीं चलाता। क्या बात कर रहा, फेक अकाउंट ऑब्वियसली है। रणबीर कपूर भी बोलता हम नहीं चलाते इंस्टाग्राम, ऐसा होता है क्या? रील नहीं देखता? तो आपको वो भी नहीं बताया मैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। पर कैसे, वाह, मतलब चलाता ही है ना, है। इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है अपने को पता ही है ना। इतने लोग आज के जमाने में इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, और तुम तो बेचारे फिर भी बोले हो, हम लोग तो लॉयर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने डेमोक्रेसी का एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर नहीं करा है ना, कि भैया हम डेमोक्रेसी हैं, ये गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेसी ले ले रही, हमारा बोलने का अधिकार ले। पता किसी को नहीं है, पता किसी को नहीं है। डंके के चोट पे झंडे लहरा रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, तो है क्या डेमोक्रेसी। जब वो पोस्ट शेयर किया था, फार्म लॉस के टाइम पे बवाल मचा था, याद है। फार्म लॉज में एक अमेंडमेंट आया था, दिल्ली की सड़कों पे बवाल मचा था, है ना। हरियाणा पंजाब के लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत बवाल मचा था। फिर वहां पे आया था कि मिक्सर में वो जिसमें सीमेंट बनता है उसमें लस्सियां बन रही है, भाई साहब पार्टी हो रही। अच्छा जबरदस्ती, हाँ वॉशिंग मशीन में लस्सियां बन रही है, सीमेंट के टंकों में लस्सियां बन रही हैं। तो एंटायर डिबेट वाज डाइवर्टेड ऑन द फैक्ट कि लस्सियां बन रही हैं। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही, या ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। लस्सियां बन रही हैं, ये सबको समझ में आ रहा है ना। तो सबने देखा है ना, पिज्जा के लंगर वॉट एवर, हमने वो देखा है, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़ा वही नोएडा के आसपास थे, तो पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया था, है ना। तो वो पूरे टाइम पे प्रेस वहां खड़ी रहती थी, ऐसा लगता था कि जब भी वहां से निकलेंगे एक कैमरा यहाँ पे, हाँ तो बताइए आपका क्या ओपिनियन है ना। ऐसा हमेशा लगता था कि जैसे ही अगर इनको पता चला कि लॉयर की गाड़ी जा रही है वॉट एवर, ऐसा घुमा के बोले हाँ बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस पे। ये देखिए ये वही लॉयर है जिस पर टिप्पणी देना नहीं चाहते मोदी गवर्नमेंट के फेवर में, है ना। ये देखिए इन्होंने ऐसी टिप्पणी दे दी, ये लॉयर कहलाने के लायक ही नहीं है ना। तो बहुत सारा बवाल उस टाइम पे चल रहा ना बड़ों के। डोंट गिव एनी ओपिनियंस एवर एवर, ठीक है, ये हमसे सीख के जाना। डोंट गिव एनी ओपिनियंस, और कोई ओपिनियन दो नेवर कीप इट ऑन रिकॉर्ड, कभी भी नहीं, ठीक है। कोई अपना दिया हुआ ओपिनियन ऑन रिकॉर्ड कभी मत रखना। मतलब अगर हमने किसी को एडवाइस दी, हम देंगे, जैसे ही उसने ऑडियो नोट ऑन करा हम चुप हो जाते हैं, भाई साहब हो गया बस, ठीक है चलते मारो, है ना। क्योंकि कहाँ का खेल कहाँ हो जाएगा, आज की इंस्टाग्राम की दुनिया में कुछ कहना नहीं है। अभी कल के मैच के तो कुछ कहना नहीं है, ठीक है, सबने सब रो लिए, सब हो गया, अभी नहीं बोलना है। बट आज ना एक पोस्ट वायरल हो रहा है, देखा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम का। वो एक हाथ में बियर की बोतल पकड़ा है, ट्रॉफी पे पैर रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, पोस्ट नहीं देखा, हम तो सुबह से आज वही वैसे भन्नाए हुए हैं, नहीं देखा। अब भाई साहब वो पोस्ट एडिटेड है कि वो एक्चुअली हुआ है तो अपने को पता नहीं, है ना। तो ऐसे इंस्टाग्राम की दुनिया बहुत एक डार्क दुनिया है, आप समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। उसी टाइम पे ना फार्म लॉस के टाइम पे बहुत बड़ी बात छिड़ी थी कि डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे, है ना। हमारी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज आवर गवर्नमेंट एज दैट, ठीक है। इसीलिए भारत में क्या होते हैं, इलेक्शन तो आने वाले, है ना। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, पुणे में पिछले 8-9 महीने में हम लोग बहुत हड़े हुए थे मेट्रो के काम से, है ना। सडनली धन 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 मेट्रो का काम बन रहा। मतलब आई वेंट फॉर 10 days लीव, हम अपने घर वापस गए, उत्तर प्रदेश झांसी, है ना। गांव गए अपने गांव की मिट्टी सूंघने के लिए, और 10 दिन बाद जब वापस आए ये सोच के कि यहाँ पे पॉल्यूशन ही होगा, है ना। वापस आए तो रियलाइज खंबे खड़े हो गए, मतलब इतनी जल्दी पिलर खड़े हो गए। और पिलर खड़े होने के बाद कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, फिर तो वो मशीन आती है जुई करके वो रख देती है ना, और वो रेल ट्रैक बन जाता है। ऐसा ही एक्चुअली ऐसा होता है। मतलब एक बार हम लोग रात को खड़े होकर देखा कि कैसे बनती है मेट्रो, यही टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मशीन आती है, वो उठा के खंबा नहीं रखती है, टेंशन मत लेना, खंबा बनता है, उसके ऊपर वो सेट कर दिया जाता है विद प्रॉपर बोल्ट स्क्रूज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग सब लग जाती है, ठीक। हमने कब बताया, मैं लगा बोल रहा हाँ बताया है आपने। हमने कहा यार ये हमने कब किया, टॉर्च क्राइम पढ़ाते हुए मेट्रो पे शिफ्ट होना, शायद टॉर्च पढ़ाते हुए कर दिया होगा, पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। एनी विच वे, ठीक है। तो तुमने देखा कि पट 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 मेट्रो बन रही, है ना। शिवाजी नगर वाली एक लाइन, और पुणे वाले जो नहीं है वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। शिवाजी नगर वाली एक ऐसा सट 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 शुरू होगी ना, क्यों, क्योंकि इलेक्शन आ रहा, और सब रेस्ट अश्योर्ड है, 4-5 महीने की बात और है, 6 महीने की बात और है, इलेक्शन आ रहा, मेट्रो वेट्रो सब बन जाएगी, सब चालू चालू होगी नहीं होगी पता नहीं, पर रोड पे ट्रैफिक नहीं होगा, ये बात पक्की है ना। सब मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। तो इलेक्शन आ रहा, ये इलेक्शन होता क्यों है, इलेक्शन क्यों होता है। अच्छा हम लोगों ने बोला कि लॉ हम बनाएंगे,
ठीक है, बट वही बात, एक ग्राउंड में मिलकर सब लोग इकट्ठे हो जाओगे क्या कि हम मना रहे हैं, हम बता रहे हैं? करें, हम क्या करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में। कहाँ जाता है? फिल इन द ब्लैंक, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, वो एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं लॉ बनाने के लिए, देन इट गोज टू राज्यसभा, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, है ना, जो आपके हिसाब से उनका एक ही काम है, बट ओके, राइट। सो इट गोज टू लोकसभा, इट गोज टू राज्यसभा, एंड देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, राइट। दैट इज हाउ द लॉ इज मेड। तो हमारा काम क्या है? वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, वी कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट कि कल को गवर्नमेंट ने अगर कोई गलत डिसीजन लिया, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको इलेक्ट हमने करा है। दैट्स द पावर ऑफ, ठीक है, डेमोक्रेसी की पावर है कि वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि आपने जो किया है वो क्यों करा, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग द फार्म लॉस। ठीक है, फार्म लॉस के टाइम पे बहुत बड़ा बवाल मचा, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई, फार्मर्स ने बोल दिया हमें नहीं चाहिए। आपने हमसे पूछा, हमें ये अमेंडमेंट चाहिए ही नहीं, आप ये अमेंडमेंट क्यों लेके आए हो, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एंड दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी कि वी कैन क्वेश्चन यू, कि यू टेल मी कि आपने अमेंडमेंट क्यों लाया। उसके पहले एक बवाल और मचा था, मालूम है कौन सा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किस बारे में बवाल मचा? अनपढ़ लोग, पता भी नहीं है क्या चल रहा, पर बवाल मचाए जा रहे हैं, एंड समहाउ द एंटायर डिबेट वाज नॉट अबाउट सीए, इट बिकेम अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम एज यूजुअल, है ना, जिसका शायद कुछ हद तक लेना देना भी नहीं था, है ना। इट वाज ऑल अबाउट कि बाहर से जो लोग इंडिया में आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप देना है कि नहीं देना है, और कैसे देना है। अ गुड मूव आल्सो, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड मूव आल्सो। उन्होंने बोला कि शेल्टर होम्स बनाएंगे फलाना ढिमका, पर शेल्टर होम्स की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। So good points also, but it was not a Hindu-Muslim debate, which it became, right? But जब गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया, हर किसी ने क्वेश्चन किया। जामिया मिलिया इस्लामिया, यही आई थिंक पूरे कॉलेज का नाम है, राइट। इनके बच्चों ने प्रॉपरली बैठ के एक प्रोटेस्ट करी। प्रोटेस्ट में उन्होंने बोला कि सॉरी वी डोंट अग्री विद, और लॉ स्कूल वाले बच्चे थे, दे प्रोटेस्टेड कि सॉरी वी डोंट अग्री टू इट बिकॉज वी कैन सी द रिपरकशन, एंड वी बीइंग द पीपल ऑफ इंडिया, हमने भी इलेक्ट किया ना, तो हमारा भी अधिकार है। ऐसा तुम बोल सकते क्या ये 17 साल का बच्चा है, ये नहीं इसने वोट नहीं डाला, बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट को कि आपने किस हिसाब से लॉ बनाया, एंड गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू स्पीक। बट वो इतना बड़ा बवाल बच गया, वहां पे बसेस बसेस में आग लगा दी गई, फिर वो पूरा हिंदू मुस्लिम राइट बन गया, फिर वो मतलब ऐसे ऐसा लग रहा था कि लोग सुमड़ी में बैठे थे और सडनली जग गए, है ना, कि कब झगड़े शुरू करने, लो भाई झगड़ो, आधे इंडिया जाएंगे आधे पाकिस्तान जाएंगे और झगड़ा शुरू, राइट। तो वो था नहीं, बट स्टिल peacefully we have the right to question our government and government has to answer. That is the purpose of democracy. तो democracy का मतलब सिंपल होता है, हम हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे लॉ बनाएगी, एंड बट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अस। तो पूरी पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है बट पूरी पावर नहीं है, पावर हमारे हाथ में भी है टू क्वेश्चन यू। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी कंसेप्ट लाइक, अच्छा अभी शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बट आई फील कि डिस्कस होने जरूरी थे। पहला कंसेप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में अपन सबने पढ़ा है, क्या था अडल्ट फ्रेंचाइज? एनीबडी हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 गुड। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट? व्हाट इज द, ये तो अपने रटी रटाई बात बोल दी। अडल्ट फ्रेंचाइज कहता है कि एनीबडी हु इज 18 इयर्स के ऊपर कैन वोट, बट व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट? इसकी ब्यूटी क्या है? याद है शुरुआत में हमने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलवेज पर्पस वाज कास्ट सिस्टम हटाना। रिमेंबर आई टोल्ड यू, कास्ट सिस्टम हटाना। यूनिवर्सल अडल्ट या अडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है 18 साल के ऊपर जो भी है, ऑफ एनी कास्ट क्रीड, किसी भी कास्ट हो, किसी भी क्रीड, किसी भी कलर से हो, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू गिव, वन सिटीजन वन वोट, एक बंदा एक वोट का अधिकार सबके पास है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज कि ये कास्ट में भी मान्यता नहीं है, कोई भी किसी भी कास्ट का किसी भी रिलीजन का कुछ भी प्रैक्टिस करता है, since you are the citizen of India, you equally have the right to vote. That's the concept of adult freedom. That's the beauty of this concept. Okay? दूसरे आते हैं periodic elections. I think अपन को मालूम है ना, कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट अपॉइंट होती है हमारे हाथ में पावर रखने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी अपने को मालूम है, वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल, नॉट ऑलवेज बट हाँ जब डिसेंट क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। अब तुम ये नहीं कह सकते प्राइम मिनिस्टर हमारा आंसर दो, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। Now recently what people have started doing is, and it is happening in this generation only, I don't know why. You might like Narendra Modi, you might not like Narendra Modi, that is not the point of
right? But at the end of the day, he is the Prime Minister of India. And when you say Prime Minister of India, you say it with respect. अरे वो नरेंद्र मोदी ऐसे आप नहीं बोलते हो. You have to say Prime Minister of India. You agree with his ideologies or you don't, है ना? इंदिरा गांधी जी के आइडियोलॉजी से भी बहुत लोग अग्री करते, बहुत लोग नहीं करते, है ना? जो नहीं करते वो बिल्कुल नहीं करते, दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट, क्योंकि उनके समय पे ऐसे अमेंडमेंट्स आए कि एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट का आना पड़ गया, दैट वाज केशव नंदा भारती केस. ठीक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस केशव नंदा भारती केस आया क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे इतने अमेंडमेंट्स हुए, इतने चेंजेस हुए कि उनको आके बोलना पड़ा कि यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसको भी अमेंड कर दिया तो भारत का संविधान बचा क्या? एक तरफ तुम बोल रहे संविधान के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला ओके संविधान को चेंज कर देते हैं, है ना? तो संविधान के बेसिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो. एंड वो पूरा डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से ही शुरू हुआ था, है ना? तो केशवानंद भारती का केस आया. तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी किसी को भी खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी चलो आंसर दे के जाओ. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. व्हाई? बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आपको बोलना पड़ेगा. अब जैसे आप कोई भी ना सीरीज देखना, इंदिरा गांधी जी आती है, अभी सैम बहादुर आ रही, प्लीज मूवी देख के आना, है ना? हर कोई उनको क्या बोलता है? मिस प्राइम मिनिस्टर, मैडम प्राइम मिनिस्टर, है ना? कोई कभी बोलता है इंदिरा गांधी ने तो ऐसे कर दिया था, वो इंदिरा गांधी में बैठी, नहीं. हर कोई हमेशा आउट ऑफ रिस्पेक्ट किसी भी सीरीज में भी क्या बोलता है? मैडम प्राइम मिनिस्टर, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट एग्री विद देयर आइडियोलॉजी, बहुत अग्रेसिव थी, ठीक है, बट फिर भी लोग क्या बोलते हैं? मैडम प्राइम मिनिस्टर, राइट? दैट्स द रिस्पेक्ट दैट समवेयर वी हैव लॉस्ट, बट वी शुड एग्री टू दैट. एनी विच वेज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो लेजिस्लेचर को जो मर्जी वो करेगा, ठीक है, जो मर्जी है वो करेगा, सब इंडिपेंडेंट है. देखो अभी वी वर डिबेटिंग ऑन द इशू कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी लीगल इन इंडिया, राइट? बहुत बहस कर रहे थे और सबको उम्मीदें थी कि जिस हिसाब से इंडिया आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, वेरी श्योर कि इस बार सेम सेक्स मैरिज लीगल हो जाएगा, राइट? बहुत उम्मीदें थी कि हो जाएगा, स्पेशली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ उस बेंच पे बैठे एंड ही इज वेरी एकदम ऐसे ओपन ख्याल वाला इंसान. अरे अरे जगजीत जस्टिस ऑफ इंडिया, एनी विच वेज, भाई ये सिरी बहुत डेडली चीज है, तुमको लगता है ऐसा? मतलब तुम बहुत डीप डिस्कशन कर रहे हो, सिरी को समाव लग जाता है कि उसको पुकारा तो तूने पुकारा तो मैं चली आई, है ना? बाकी आप कभी बुला लो, हे सिरी, देखो आई बीच में सडनली उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई सिरी को बुलाया गया. एनी विच वेज, हम क्या बता रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता रहे थे सेम सेक्स मैरिज. तो नाउ अब हम लोगों ने वो टाइम देखा है जब बहुत सारी चीज, सबरीमल्ला वाला केस आया था, है ना? वहां पे भी चंद्रचूड़ सर का ओपिनियन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने ओपिनियन हमेशा दिया. एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जब सेम सेक्स मैरिज का लीगल इलीगल डिक्लेयर करने की बात हो रही, तो क्योंकि ये चीफ जस्टिस है, इंडिया बहुत सारे चेंजेस देखेगा और श्योर देखेगा. उनका टर्म पीरियड भी लंबा है एंड इज अ वेरी गुड चीफ जस्टिस, वेरी प्रोग्रेसिव. तो उन्होंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज लीगल होनी हो नहीं सकती, क्योंकि आपको ये करने के लिए और बहुत सारे लॉज हैं जिनको अमेंड करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट थोड़ी है कि इसको रिप्लेस कर दिया और हो गया, है ना? 3 इडियट्स, राइट? इस वर्ड को इससे रिप्लेस कर दिया हो गया, ऐसा थोड़ी होता, राइट? आप लोकसभा में वापस पूरी प्रोसीजर फॉलो होगी, तो इतने सारे लॉज को अमेंड करना इज नॉट एन इजी टास्क एंड समवेयर आवर सोसाइटी इज नॉट प्रिपेयर्ड, राइट? अभी भी अपनी सोसाइटी प्रिपेयर्ड नहीं, अपनी जनरेशन नहीं एक्सेप्ट कर पा रही, है ना? तो मम्मी पापा की जनरेशन से एक्सपेक्ट कर रहे कि एक्सेप्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल, राइट? तो दैट वाज द रीजन, है ना? तो पर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, तब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली काम करेंगे, ठीक है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? हमारे लिए लॉ भगवान, ठीक है? लॉ के सामने सब बराबर है, बी इट अ चीफ मिनिस्टर, बी इट अ नॉर्मल रेसिडेंट. अगर किसी ने क्राइम करा है, लॉ की नजरों में दोनों बराबर हैं. ऐसा बोलने की बात है, प्रैक्टिकली क्या होता है अपने को पता है ना? लास्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर मतलब, अच्छा सोच के देखो, यस अकेडमी के हेड कौन है? विकास वोरा, ठीक है? अगर मिस्टर विकास वोरा पूरी पावर अपने हाथ में रख ले और बोले जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा, तो ये अकेडमी प्रॉपर्ली काम कर पाएगी क्या? अच्छा, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई हैव माय यूएसपी, यूनिक, समथिंग यूनिक आई हैव, राइट? बट इफ आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी, तो हम अपनी वो यूनिकनेस के साथ काम कर पाएंगे क्या? नहीं. यू हैव टू गिव सम पावर टू मी, राइट? हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ा. अब वो अगर हमें बोल दे 1 घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके आओ, हम जितने अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं, हम पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे. क्यों पढ़ा पा रहे हैं? बिकॉज आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ पावर, राइट? सो इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव कि एक जगह पावर इकट्ठा करने से नहीं होगा, यू हैव टू डेलीगेट. क्या करना है? डेलीगेट करना है. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को. क्यों? इंडिया एज अ कंट्री, मैप देखा है कभी कितनी बड़ी है? हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच ले नहीं मैं अक्का पावर में मैं ही चलाएगा, जैसे
दिल्ली सल्तनत ने सोचा, मुगल डायनेस्टी ने सोचा, मैं पावर में मैं ही नहीं चला पाओगे, है ना। आप क्या, आप दिल्ली में हो, आप इतने एरिया चला पाओगे, उसके आगे नहीं चला पाओगे, कंट्री उतनी बड़ी है। देन डिस्ट्रिक्ट्स है, तहसील्स है, तालुका है, विलेज है, गांव, कितनी चीज है, कितना कंट्रोल कर लोगे, राइट। इसलिए उन्होंने पावर किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इश्यूज हैं वो शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उतने अच्छे से नहीं मालूम है जितना अच्छे से योगी को मालूम, ठीक है। यहाँ पे जितना अच्छे से शिंदे को मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम, उतना अच्छे से बाहर किसी को नहीं मालूम कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, हाँ या ना, राइट। इसलिए हर गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट करना जरूरी था। बट अब ये जो स्टेट है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी, महाराष्ट्र कभी देखा है कितनी बड़ी है, उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी स्टेट है, मतलब आई एम टेलिंग यू, हम यूपी एमपी के बॉर्डर पे रहते हैं, हंसी, और हर कोई कहता है एमपी, हम हाँ ओके, तुम्हारी ज्योग्राफी बर्बाद है, तुम जानो, हमारा क्या प्रॉब्लम है ना, हमें मालूम है जहां से यूपी में, तुमको एमपी लग रहा है, योर प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, एक तरफ में इनको ये मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई कौन है ना, झांसी की रानी, झांसी की रानी, पर इनको ये नहीं मालूम कि झांसी क्या है। अब ये देखिए, आयरन देख लीजिए, सबको ये मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई, रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर, मंगल पांडे, ओ माय गॉड, है ना, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, पर किसी को ये नहीं मालूम ये है कहाँ की, है ना, इनका इतिहास क्या है। शी वाज एक्चुअली फ्रॉम कानपुर, देन शी वाज मैरिड इन झांसी, गंगाधर राव से उनकी शादी हुई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सबसे बड़ी एग्जांपल वाज रानी लक्ष्मीबाई, राइट। अ लॉट ऑफ histories are connected, it's not just about revolt of 1857. अरे आई हैव हर्ड दिस, हाँ ऑब्वियसली, अरे जब कोई ये बोल सकता कि ताजमहल दिल्ली में है और कुतुब मीनार आगरा में है, तो हम आगे क्या ही बात करें। एंड बीइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इट हर्ट, इट एक्चुअली हर्ट्स, है ना, कि भाई तुम ऐसा कैसा बोल रहे हैं, दुनिया का अजूबा हमारे पास है और तुम बोल रहे, मतलब इतिहास, भाई काशी हमारे पास है ना, कल्चर, मतलब एक कल्चरली रिच स्टेट उत्तर प्रदेश को बोलते, तुम उत्तर प्रदेश नहीं जानते। तो नाउ आई हैव रियलाइज, आई मेड माई पीस विद इट। जब हम आए यहाँ पे और लोगों ने हमसे पूछा कहाँ से, हमने कहा ऐसे, देन आई रियलाइज, इनको पूछो रानी लक्ष्मीबाई, ओ, तो उसके बाद इनको बेइज्जती लगती, रानी लक्ष्मीबाई पता है, झांसी नहीं पता है, बेवकूफ, है ना, ऐसा बोल के निकल जाने को, तो इट्स देयर प्रॉब्लम कि क्या है। बट झांसी यहाँ है, यूपीएमपी बॉर्डर, ठीक है, वहां से लास्ट आई थिंक एंड आता है गोरखपुर, है ना, मतलब एक छोर है गोरखपुर, हम आज तक गोरखपुर भी नहीं, एंड फॉर दैट मैटर हम आज तक इलाहाबाद भी नहीं गए, हाँ, बहुत बहुत आगे तक है, ठीक है, हम, इट्स दैट ह्यूज, और आई थिंक झांसी से गोरखपुर जाने में प्राण निकल जाएंगे इतनी दूर, इट्स दैट फार। और तुम्हें इतिहास पता है, उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, तो जब उत्तर प्रदेश अभी इतना बड़ा है, उत्तराखंड भी होता तो क्या करते भाई साहब, है ना, हम बोलते पहाड़ हमारे पास है, एक्चुअली रहे बीच में रहे, कह रहे पहाड़ हमारे पास है ना, तो उनको डिवाइड करा गया, उत्तराखंड अलग बना, उत्तर प्रदेश अलग बना। जैसे गुजरात बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र, मतलब मैप पे देख के लगता कि सबसे मेजर पोर्शन महाराष्ट्र बना दो, ऐसा पहले मैप पे बनाया था। मैंने केम टू पुणे, आई रियलाइज एक्चुअली बड़ा है, कोई कहता सांगली, कोई कहता सतारा, कोई कहता नासिक, फिर यहाँ पे भी अलग अलग जगह है, यहाँ से भी कोई लेके आता, हम फलाने फलाने पुर से हैं, है ना, ये कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके 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 अंडरस्टूड, अपने को नहीं आता, अपनी ज्योग्राफी बहुत खराब है, इट्स फाइन, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इनको तुमको लग रहा है एक चीफ मिनिस्टर चला लेगा, भाई साहब लोग नाक में दम, है ना, फैक्ट्री में लोग जीना आराम कर देंगे, लाइट पंखा कुछ नहीं लगाएंगे वर्कर के लिए। आप कौन चीफ मिनिस्टर चेक करेगा कि कोई तो भी गांव के कोपचे में नुक्कड़ में एक फैक्ट्री है, वहां पंखा लगाया कि नहीं लगाया, कौन चेक करेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं चेक करेंगे। इसलिए पावर और डेलीगेट, लेबर कमिश्नर्स बने, असिस्टेंट, फिर लेबर कमिश्नर एक पूरा चेक कर लेगा क्या, नहीं, तो असिस्टेंट कमिश्नर बने, उनके एडिशनल कमिश्नर बने। वैसे ही आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हो, ठीक है, एक सिटी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, नंबर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर देयर, क्यों, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बस की बात नहीं है इतने केसेस हैंडल करना। देन देयर इज सेशंस कोर्ट, देयर इज एडिशनल सेशंस कोर्ट, क्यों, क्योंकि एक सेशंस कोर्ट के बस की बात नहीं इतने सारे मैटर हैंडल करना। तो बोलो मैम सुप्रीम कोर्ट भी 5 बना दो, है ना, मैम सुप्रीम कोर्ट 5 बना दो, ऐसा नहीं होता, ये सुप्रीम मतलब सुप्रीम एक ही हो, उनके ऊपर कितना बर्डन है वो सिर्फ वो जानते हैं, हम जानते हैं, आगे तुम भी जानोगे, बट वो एक ही रहता है, ठीक है। इसलिए द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी सेंट्रल इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप आगे जाके पढ़ोगे, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसकी वजह से एक कंसेप्ट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जहां पे वी हैव डेलीगेटेड आवर पावर स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर तुम आज देख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत सारी पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बहुत सारी पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दी है, क्योंकि यूपी में जो वर्कर के साथ इशू है वो गुजरात में नहीं है ना, पर गुजरात में जो इशू महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में जो इशू राजस्थान में नहीं, सबके अपने अलग अलग इश्यूज हैं, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेगा, किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए वो लिस्ट डिवाइड हुई, याद है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो जिन पे लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट जिसपे
स्टेट गवर्नमेंट बनाता है कॉन्करेंट मिक्स मैटर, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फेडरल स्टेट। आई थिंक फेडरल स्टेट हम सबको मालूम, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय फेडरल स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल भी है स्टेट भी है, सेंट्रल ने कुछ पावर स्टेट को दे रखी है, स्टेट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट? भले की स्टेट, भलाई करे, या तो ऐसा तो होता नहीं है, क्या मतलब वेलफेयर स्टेट? ये एक आइडियोलॉजी है जो हमें इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा पसंद है, व्हेन दे टॉक अबाउट वेलफेयर। कॉन्स्टिट्यूशन खासियत है जो 1950 में रियलाइज कर ली। गवर्नमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो वी रियलाइज इंडिया भी एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है ना, बहुत कुछ करने को है, यू हैव टू कॉन्स्टेंट ट्राई हार्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, दैट इज द आइडिया ऑफ, ठीक है। हमको कॉन्स्टेंटली काम करते रहना है लोगों के भले के लिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लेबर क्लास बहुत ज्यादा थी, राइट। सो वी रियलाइज हमको इन पे काम करना है, हमको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, हमको उनको लिविंग वेज देना है, हमको उनको मिनिमम वेज देना है, स्टैंडर्ड बढ़ाना है। बट इट्स अ गोल जो आई थिंक आज से और 25 साल शायद और लग जाए अचीव करने में। अभी हम लोग इस बात पे परेशान है कि एम्प्लॉयमेंट देना, राइट। सो वेलफेयर स्टेट मतलब हाँ ऑब्वियसली वी आर मतलब एक्चुअली वरीड विद द फैक्ट कि एम्प्लॉयमेंट कैसे दे। जब टाटा ने नैनो का प्रोजेक्ट शुरू करा था, गुजरात ने हाथ खोल के बोला था कि आइए हमारे यहाँ प्लांट बनाइए, क्यों? एक प्लांट मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट। बट फॉर समहाउ नैनो फेल, जिसमें नैनो की गलती नहीं, गलती इंडियन सोसाइटी की थी। चीप कार चीप कार चीप कार, उसको चीप ही कार बना दिया। गधों को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि चार पहिए गाड़ी के अंदर बैठे हो, है ना, ये रियलाइज नहीं हो रहा। पर ये रियलाइज हो रहा कि लोग बोल रहे हैं चीपेस्ट कार ऑन डे, और तुमने भी बोला है ना, नैनो के पीछे स्कूटी चलाते हुए बोला ए टिड्डी गाड़ी हटा 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 हटा, सामने से निकलूंगा, है ना। ए नैनो लेने से अच्छा तो मैं एक्टिवा ही ले लेता हूँ, है ना। तो मूर्खता देखो तुमको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि आप एक चार पहिए गाड़ी और दो, इट्स लाइक एक बहुत छोटी सी चीज हमने एक बार एक नोटिस करी थी। एक ट्रक जा रहा था, ठीक है, हाईवे की बात है, हम लोग ढाबा वाबा ऐसे यूपी में ना ढाबे वाबे का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग हाईवे पे जाते हैं ढाबा पे खाना खाना, और पता नहीं क्या मजा आता कि और ढाबे का खाना। हाँ, बर्थडे पे जा रहे ढाबे पे पार्टी देने, ठीक है, और निपट के आ जा रहे 400-500 रुपए में हो गया, 8-10 लोगों को जा रहे खत्म, ठीक है, ढाबे पार्टी। तो वहां पे आई नोटिस, और मस्त एकदम फोन पे बात कर रहे थे, नोटिस एक ट्रक वाला आया, ठीक है? एक किसी की मारुति 800 खरीदी, 800 समझते हो, ऐतिहासिक गाड़ी, तो आई थिंक अब म्यूजियम में पहुंच जानी चाहिए, है ना। 800 खरीदी और एक ट्रक वाला है। आप सोचो मतलब हम चौंके रह गए कि ऐसा बोल दिया, ठीक है। आया बोला, बहुत देर तक हॉर्न बजाया, पी नहीं हटा, तो उसने हॉर्न बजा के आगे वाली गाड़ी वाले को बोला ए भाई साहब थोड़े अपने माचिस की डिब्बी हटा लेना। अब तुम समझो, वो ट्रक जिसके तुम ओनर भी नहीं हो, तुम्हारा ड्राइवर, वो गाड़ी वाला उसका ओनर है, तुम उसको बोल रहे हो भाई साहब अपनी माचिस की डिब्बी हटा लेना, ठीक है। तो ये भाई इंडियन मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नैनो फेल हुआ, एम्प्लॉयमेंट की धज्जी उड़ गई। और ऐसा नहीं है कि नैनो की वजह से बहुत ही एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली इट वाज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो हमको स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली वेलफेयर स्टेट अचीव करेंगे, जो एक सपना है जहाँ पे सबके पास नौकरी होगी, हर कोई अपने अपने घर में रह रहा होगा, 2 टाइम की खाने की रोटी होगी, सपना है, राइट। बट वी विल कॉन्स्टेंटली मेक स्कीम्स, गवर्नमेंट हमेशा आके स्कीम बनाती है, नई पॉलिसी बनाती है, क्यों बनाती है? क्योंकि हम लोगों ने एक सपना बनाया था वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, और ये बहुत बड़ा सपना है। इसके बारे में बात होती है पार्ट 4, और पार्ट 4 में किसके बारे में बात होती है मालूम है? प्रिंसिपल, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है कि यू कॉन्स्टेंटली हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। आपको रूल्स रेगुलेशंस की बनाते रहना है ताकि लोगों का भला होता रहे, ठीक है। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अपन लोग कास्ट रिडन सोसाइटी। कास्ट रिडन मतलब कास्ट सिस्टम हमको सोसाइटी में नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, व्हिच इज व्हाई इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ऐसा बोलते हैं, आजकल कुछ और ही बवाल चल रहा है ना। सो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दैट्स द एम। प्रीएम्बल को आप चेंज नहीं कर दोगे कि सुनो सेकुलर हटा दो, आज से सेकुलर नहीं है। सेकुलर डाला गया था, सेकुलर वाज नेवर अ एम, सेकुलर बाद में अमेंड करके डाला गया था, करेक्ट है, ठीक है। तो अब हटा भी सकते हैं, क्या पता हटा दिया, यू नेवर नो, ठीक है। अब नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट रिडन सोसाइटी,
एक कास्ट की प्रॉब्लम भारत के अंदर क्यों है, आई क्विकली टेल यू। उसके पहले हम एक छोटा सा काम कर दो, कोई भी एजेंट उठ के प्लीज वहां से एसी का स्विच ऑन कर दो, इससे पहले गर्मी में हम जमीन के अंदर ढस जाए। वो देख, एक लाल बत्ती वाला स्विच वहां पे दिख रहा है, उसको ऑन कर। है आज इसकी डिब्बे, अरे मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब करता है भाई, हर कोई। बस पुणे में आई एम वेरी ऐसे वरीड, हमें ढाबा नहीं मिलता है। हाँ, अब सिटी के बाद तुम वो लोनावला लोनावला टोनिना ढाबा और ये सब ढाबा, ढाबा थोड़ी है यार, वो रेस्टोरेंट बने प्रॉपर। किसी ने हमसे बोला टोनिना ढाबा जाओ, किनारा ढाबा जाओ, पहुंच गए, गाड़ी लेके धूप धूप धूप, ढाबा जा रहे हैं, है ना, मस्त सूट वूट पहन के गए हम तो, कि ढाबा जा रहा है। ढाबा में तो क्या ऐसे प्रॉपर पटियाला वटियाला पहन के जाने में मजा आता है, ऐसा बैठेंगे लस्सी का एक गिलास लेके, मिर्ची कांदा और बैठ खाए। वहां पहुंचे, इट वॉज रेस्टोरेंट। सिर्फ एस्थेटिक वाइब देने के लिए उन्होंने वो डाल दी, क्या बोलते हैं उसको, या हटिया, है ना, तो डाल दी, और उसपे मस्त ऐसा गाना बज रहा है, मी शहनाई है। ये कौन सा ढाबा है भाई, यहाँ कोई ट्रक वाला भी नहीं रुक रहा, ट्रक वाला आए बोले वे भाई लेके आ जल्दी, तब मजा आता है ना, फील आता है। ये नहीं है। हाँ, एक दाल मखनी लगाओ, चार रोटी लगाओ भाई, दो और ले आ, दो और बांध दे, है ना, यही चलता है ढाबे, तो वी आर मिसिंग दैट कल्चर। बट ठीक है, मतलब इनके अलग ढाबा है। अब नासिक वासिक वाली साइड पे जाओ, महाबलेश्वर जाओ, वहाँ बीच में पड़ते हैं, वहां पड़ते हैं, बट ऑब्वियसली तुम्हें दाल मखनी, दाल तड़का, ये सब नहीं, पिट्ठल भाकरी। चल, ज्यादा बकवास नहीं करते, ऐसे भूख लगाएगी, है ना, भूख लगने का टाइम है। अच्छा, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट रिलेटेड सोसाइटी, अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, नो ओपिनियन ऑनेस्टी व्हाट इज अलाउड और नॉट, ना चेंज, बट आई एग्जांपल, फेयर एग्जांपल। भारत में जो कास्ट वाला सिस्टम इतना ज्यादा डीप रूटेड था कि हम अपनी प्रोग्रेस अपने आप ही रोक रहे हैं, ठीक है। वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस कि जो चीजें हो रही हैं ये हमारे भले के लिए, क्यों, क्योंकि हम इतना ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व थे कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों में भी कास्ट है, हाँ, ये हमें अभी रिसेंटली पता चला, हमें नहीं पता था भाई, हम तो ब्राह्मण नहीं है, एंड आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट अगेन कमेंटिंग, बट आई रिसेंटली रियलाइज, कोई हमसे बोला, अच्छा, एक आई हैड अ फ्रेंड जिसके भाई की शादी होनी, तो हम लोगों ने ऐसे रैंडमली अपन पूछते हैं और क्या भैया के लिए रिश्ता रिश्ता देख लिया, तो और भैया का रिश्ता देखा, वो लड़की तो अच्छी आई थी, शी वाज अ डॉक्टर, ठीक है। मतलब डॉक्टर है, अच्छी है, क्या फर्क पड़ रहा, गुड ना, ऐसे डॉक्टर है भाई, फैमिली में डॉक्टर लॉयर, ही इज अ लॉयर, ही इज अ डॉक्टर, उसकी वाइफ डॉक्टर आ रही है, बढ़िया है। हमने कहा, मतलब प्रॉब्लम क्या है, और हमें तो भाई फिर कीड़ा जाग गया, जानने का प्रॉब्लम क्या है, तो देख, हम थोड़े ऊंची श्रेणी के हैं, थोड़ी नीचे श्रेणी के, अंडरस्टूड, हमने ओके, हमने कहा क्या मतलब, ऐसे ब्राह्मण नहीं थी, अरे ब्राह्मण थी, पर हम उच्च श्रेणी के ब्राह्मण है, उच्च श्रेणी के ब्राह्मण, हमने कहा तेरी ये भी होता, ब्राह्मण में भी डिस्क्रिमिनेशन, उच्च श्रेणी का ब्राह्मण, तो तब आई रियलाइज, आज तक है, ठीक है, तुम इससे समझना, आज तक ये बातें होती हैं कि हम उच्च श्रेणी के ब्राह्मण, हम नीच श्रेणी के ब्राह्मण, ये एससी एसटी ओबीसी, बॉर्डर लाइन ओबीसी, ऐसा भी कुछ होता है, हाँ, बॉर्डर लाइन ओबीसी है, हम है भी, हम नहीं भी है, ठीक है, सर्टिफिकेट लेके आ गए तो है, नहीं लेके आए तो नहीं, ये भी नाटक होता है, ठीक है। अब कुछ लोग सरनेम से डिसाइड हो गए कि एसटी है, एसटी है, ओबीसी है, तो तुम समझो उस टाइम पे ये चीजें इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी ज्यादा बड़ी थी, कि अपने को, भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे पास इतने बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, बट वी वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वाई, क्योंकि कम्युनिकेट करने का तरीका ही नहीं था। उस टाइम पे भारत में शुरू हुई रेलवे, मालूम है, रेलवे शुरू हुई, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए शुरू करी, ना रियलाइज करते हो कि इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अपनी इकोनॉमी का बैकबोन है इंडियन रेलवे, है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडियन, राइट। तो उस टाइम पर रेलवे शुरू, भाई साहब लोगों ने बवाल मचा दिया, मतलब आज के जमाने में अगर रेलवे जैसा कोई लॉन्च होता, अपन कितने क्या इनिशिएटिव, अब जैसे लोग वंदे भारत में दे दमादम पत्थर मार रहे हैं, क्यों, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, जबरदस्ती वंदे भारत जा रहे हो, पत्थर मार रहे हैं, क्यों, ऐसे ही मन है हमारा, पत्थर पड़ा है, सोचा मार ही दे, है ना, पानी तो मिल नहीं रहा, तबीयत तो उछालने के लिए सोचा वंदे भारत पे उछाल देते हैं, है ना, तो क्या, वही तो शीशे बंद, एनी विच वेज, तो लोगों को बवाल पता है उन लोगों ने क्यों मचाया रेलवे में, आज तक तुमको मालूम है क्यों रेलवे के लिए बवाल मचा था उस टाइम पे, आज से सालों साल पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्यों मचाया था लोग बवाल, दे वर नॉट ओके विद रेलवे, एंड इंडियंस को लग रहा था ओ, इंडियंस में भारतीय में लड़ाई कराने की एक नई साजिश है, ऐसा लिटरली उन लोगों को लगा था उस टाइम पे। इट वाज ओनली फ्यू फ्रीडम फाइटर्स हु रियलाइज कि भाई साहब इससे बड़ी चीज नहीं है और कुछ, आप कम्युनिटी ट्रैवल कर पाओगे, हमारा एक भाई जो वहां बैठा है मुझसे बात कर पाएंगे, वहां जाके साजिश रच पाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बट ये बहुत लोगों को रियलाइज नहीं होता, पता है, बस सोच के देखो।
करेक्ट, सबको साथ में बैठना पड़ेगा। वहां ऐसा थोड़ी होगा कि जो हायर श्रेणी की वो सबसे ऊपर बैठ जाए, नीचे श्रेणी की वो सीट पे बैठ जाए, उसकी जमीन पे बैठे बाकी लोग टंग जाए, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। जिसको जहाँ सीट मिली बैठेंगे। उनको जेन्युइनली लग रहा था कि हम लोग ऑलरेडी कास्ट सोसाइटी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिंपल रूल है ना। उनको समझ में मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे था एक, ये बोलते हैं कल्चरल यूनिटी, वो है नहीं, है ना। जब किसी और का त्योहार है तो ये लड़ जाते हो, भाई ये त्योहार नहीं मनाते हम, है ना। हम हैप्पी ईद नहीं बोलेंगे, हम हैप्पी दिवाली नहीं बोलेंगे, हम ये मैरी क्रिसमस नहीं बोलेंगे, हमारा त्योहार थोड़ी है, वगैरह वगैरह, राइट। उस टाइम भी इतना डीप डीप डाउन इन्वॉल्व था कि सबसे पहली वो जो एक नोक लगती है ना, वो लगी थी अंबेडकर जी, ठीक है। जिसकी वजह से एससी एसटी का रिजर्वेशन है, कोटा आया। और ये चीज इतनी बड़ी थी कि मेड श्योर कि आर्टिकल 50 आर्टिकल 40 इनके थ्रू इंडिया बिकम्स अ कास्ट रिडन सोसाइटी, एम था। अब हो पाया या नहीं हो पाया बहुत बड़ी डिबेट है, बट समवेयर एससी एसटी कोटा इज नीडेड आल्सो एंड समवेयर एससी एसटी कोटा इज नॉट नीडेड, है ना। आजकल लोग बोलने लगे कि भैया जनरल वालों को कोटा दो, जनरल वालों को कोटा दो, ठीक है, क्यों। अच्छा, इवन आई हैव सफर्ड दैट एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज सफर्ड दैट। फ्लैट हमने भी दिया, ठीक है, और बिल्कुल सी देखो हमें कभी करना है, हमें बहुत क्लियर थे कि मेरिट लिस्ट पे, और आई वाज क्लियर कि आई वांट आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे, दैट्स इट, ठीक है। भारत के टॉप 10 कॉलेजेस में कॉलेज आता है आईएलएस, इतिहास हमने उसका पूरा पढ़ा था एंड आई वाज वेरी, भाई भारत के 2 चीफ जस्टिस, ठीक है, वर फ्रॉम आईएलएस, कितने बड़े जजेस हैव बीन फ्रॉम आईएलएस, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कितने साल पुराना कॉलेज है ना। मतलब जनरेशन निकल गई। टुडे व्हेन आई गो टू पुणे, मतलब पुणे में किसी लॉयर से मिलते हैं, every next person is from ILS and we take that pride कि we are from ILS, ठीक है। और ये हमें कब रियलाइज हुआ एक्चुअली, मतलब आई ऑलवेज हैव दैट वैल्यू। हम एक आईडी कार्ड लेके ILS को घूम रहे थे बाहर बुक मार्केट में, ठीक है, और हमें बुक चाहिए थी, तो उन्होंने बोला, मतलब कोई ऐसे पहले तो भाव स्टूडेंट को कौन भाव देता है, बट दे वर लाइक ILS तो ये लगा बड़ी बात है, हाँ ILS पुणे, हाँ। तो हमने बोला इससे क्या होगा, बोले आप एक काम करो, अजीत लॉ बुक डिपो जाओ, वहां पे अंदर जाना और वहां पे बोल देना ILS से सेमेस्टर की बुक्स निकाल दो, निकल जाती है, दैट्स द इंपॉर्टेंस। भाई साहब ILS से, ठीक है। तो ना उस टाइम पे टॉपिक बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया, एनी विच वेज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब ये जो जब आईएलएस में हमारा एडमिशन होना था, उस टाइम पे क्लैट का भी एग्जाम दिया गया, राइट। तो क्लैट के एग्जाम के टाइम पे आई हैड अ फ्रेंड जिसका एससी एसटी कोटा था, एंड मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट शी स्कोर्ड 78 समथिंग, ठीक है। शी गॉट अ, जब एनएलयू मिला तो भाई साहब जेलसी तो सबको होती, भावना है ना, ह्यूमन भावना है, जैसे हंसी होती, खुशी होती, दुख होता है, गुस्सा आता है, वैसे जेलसी भी ह्यूमन भावना है। 5 मिनट को इतनी तेज जेलसी ना, बट आई वाज लाइक गड्ढे में जान दो, अपने को कौन सा क्लैट देना था, है ना। अपने को तो वैसे भी आईएलएस जाना था, तो वो तो मिलेगी, बट दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन उनको वो रिजर्वेशन की आज भी जरूरत है, क्योंकि तुम अभी भी देख लेना, आम वाली आंटियां, नाली साफ करने वाली आंटियां, ठीक है, वो जब आती है ना, आज भी अपने घर वाले बोलते ए गेट को हाथ मत लगाना, है ना। वो नाली साफ करके जाओ, उन्होंने गेट को हाथ लगा दिया, छुआछूत हो गया, है ना। ये आज भी है। तो तुम अपने आप को 21वीं सदी का बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कोटा नहीं मिलना चाहिए, बट वो अनटचेबिलिटी आज भी है, ठीक है। आज भी उनका बच्चा और आपका बच्चा साथ में बैठ के नहीं पढ़ता, क्यों, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम ऑल दो लॉ में नहीं है, बट लोगों के अंदर भावना भी है ना। दैट इज वेयर समवेयर दैट कोटा इज जस्टिफाइड ऑल्सो, अगेन नॉट जस्टिफाइड क्योंकि हम लोग झेल रहे हैं, है ना। सो जस्टिफाइड आल्सो एंड नॉट जस्टिफाइड, सबके अपने अपने लॉजिक है। तो दैट्स द पर्पस। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब पहले लीगल जी की वाली बात कर लेते हैं। कुछ चीजें वो लिख लो, देखो फटाफट से पॉइंटर्स लिखते बस शुरू करना, जितने पॉइंटर्स बोल रहे हैं वो लिखते जाना। पहली चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप सीए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझ लेना बस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर अडॉप्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, was formed for adopting a new constitution, was formed for adopting a new constitution. Total 11 sessions, total 11 sessions, proper worked for 165 days, worked for 165 days। हमने पहले भी चीजें डिस्कस कर ली, इसलिए 11 sessions properly worked for 165 days, drafted during the years 1946 to 1949, drafted during the years 1946
तो नेक्स्ट लिखो, टोटल मेंबर्स 389, टोटल मेंबर्स 389, टोटल मेंबर्स 389, 296, 296 elected by British India, elected from British India, 96 elected from British India, 93 were the representatives of native states, 93 were the representatives of native states, 93 were the representatives of native states. Some members, some members out of 296, some members out of 296 were indirectly elected, were indirectly elected by provincial assemblies. इनके बारे में भी अपन बात करेंगे क्या है, provincial assemblies, and some by princely states, and some by princely states, princely, out of 296 members some were elected by provincial, were elected by princely. कुछ लोगों को प्रोविंशियल असेंबली, कुछ लोगों को प्रिंसली स्टेट. प्रोविंशियल असेंबली क्या होता है, सुना है अपन, क्या होता है प्रोविंशियल, क्या होता है प्रोविंशियल असेंबली, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोविंशियल असेंबली? स्टेट्स की गवर्नमेंट को समवेयर यू कॉल देम एज प्रोविंशियल असेंबली, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज प्रिंसली स्टेट. इनके बारे में सुना है क्या होता है प्रिंसली स्टेट? कोलकाता है क्या, पर प्रिंसली स्टेट कंसेप्ट क्या है? जब इंडिया आया तब ना, जब मतलब जब ये ब्रिटिश रूल आया तो दो तरीके का इंडिया था, एक तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, एक तो राजा रानियों कंट्रोल में था. ठीक है, तो जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी जो स्टेट्स जहां पे एंड तक राजा रानियों का राज, जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, दो स्टेट्स पर प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, बाकी इट वाज ब्रिटिश इंडिया, रेस्ट वाज प्रिंसली स्टेट. राइट, तो जो ब्रिटिश के अंडर आ गई दैट वाज ब्रिटिश इंडिया. कुछ लोगों ने डील कर ली थी ब्रिटिश से कि भाई साहब हम राजा हैं, हम ही कंट्रोल करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लो बट हम कंट्रोल करेंगे. दोस वर प्रिंसली स्टेट्स. ऐसी बहुत सारी हैं जिन्होंने बाद में, अच्छा जब इंडिया बन रहा था ना, पूरा इंडिया बन रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करना कि भाई साहब इंडिया में आ जाओ. इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं आएंगे. ठीक है, हैदराबाद का बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, है ना, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ लफड़ा हुआ. हम लोगों ने बोला कि आप एक स्टेट बन जाओ. ठीक है, पर इन्होंने बोला हम नहीं बनेंगे, है ना, हमारा हमारा कंट्रोल है, हम राजा हैं, हमें हमारे हाथ में सॉवरेन है, हमें कंट्रोल चाहिए, हमारे पास ही रहना चाहिए. हाँ, देवर ऑफ दैट फिगर, हमारे हाथ में ही कंट्रोल है. जैसे बहुत सारे थे इस पर डिस्कशन करें, बट दैट्स द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. उस टाइम पे इन्होंने भी लेकर करा. अब तब तक इंडिया एक था. ठीक है, तब तक ये झगड़ा शुरू नहीं हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान अलग करना, है ना, ये शुरू ही नहीं हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान. तब तो ये था कि भारत को इंडिपेंडेंस चाहिए. बट इसी बीच में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 से 1949 की एक लड़ाई और शुरू हो गई, या पाकिस्तान अलग चाहिए और या अलग. ठीक है, तो अब ये लड़ाई हो गई कि अब इंडिया अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा, दो कंट्रीज बनेंगी, डिवीजन होगा, सेपरेशन होगा, इंडिया अलग बनेगी और पाकिस्तान अलग बनेगी. तो जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हम इंडिया पाकिस्तान अलग करेंगे, बट मीनवाइल बीच में डिसाइड होगा कि इंडिया पाकिस्तान अलग होगा. इनमें से उस पे तो अब बहुत लंबा वापस डिस्कशन उस पे जा रहे हैं. तो इनमें से फिर देन सम पीपल सेपरेटेड कि अब हम लोग वहां वाले हैं, पाकिस्तान वाले, तो हमको इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट इज वेयर द सेपरेशन बिगन. ठीक है, एनी विच वेज अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो. कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा हमने आपको बताया, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो सीए है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमिटीज. ठीक है, 15 कमिटीज तो अपनी गिनती पे, 15 से पर और ज्यादा कमिटीज थी, मोर देन 15 कमिटीज वर फॉर्म अलग अलग इशू के लिए. एक कमिटी एससी एसटी का मैटर देख रही, एक कमिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख, ऐसे लॉट ऑफ कमिटीज वर मेड फॉर अलग अलग इशूज की, हर अलग अलग इशू को देख दाख के देन लॉ वुड बी फ्रेम्ड. राइट, तो बहुत सारी कमिटीज बनी. इन कमिटीज ने सालों में साल में अपना सब कर आके रिकमेंडेशन दिया. इन रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने के बाद फिर बनी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड वाज अंबेडकर सर, और उनके रिकमेंडेशन पे देन फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज. ये क्लियर है? डन, लिखो आगे. टोटल मोर देन 15 कमिटीज वर फॉर्म, टोटल मोर देन 15 कमिटीज वर फॉर्म, total more than 15 committees were formed. Drafting committee was appointed, drafting committee was appointed on 29th August 1947. Drafting committee was appointed on 29th August 1947.
9th August 1947। डन डन। एक चीज और ऐड कर लेना, ये ड्राफ्टिंग कमिटी ने मैक्सिमम 6 महीने के अंदर पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर करके फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कर दिया था कि दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सपोज्ड टू बी मेड, राइट। तो अभी एक ऐतिहासिक चीज है, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीगल जीके, बट अपन लिख लेंगे। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर द ड्राफ्ट वाज सबमिट। फॉर्मल ड्राफ्ट फरवरी 1948 में आया था, उसके बाद डिस्कशन हुआ एंड देन 1949 में 26 नवंबर को फाइनली he adopted it and it came into effect on 26 January 1950। डन डन। चलो अब नेक्स्ट डिस्कशन अपन आएगा प्रियम्बल, बट प्रियम्बल आई थिंक एक फ्रेश माइंड से अपने को डिस्कस करना, नॉट दैट अभी अपन लोग रुक रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, बट बहुत लंबा और भारी लेक्चर हो जाएगा। सो बिफोर एक इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट्स, और उसके पहले भी स्टेट एंड थोड़ा यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करना है हमें। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट अपने दिमाग को फ्रेश कर लो, इधर उधर चल लो, टहल लो, सर नीचे करके बैठ जाओ, मौन व्रत धारण कर लो, क्योंकि एक थोड़ा सा पुश मिलना जरूरी है, तो तुम ऐसे हो जाओगे। अंडरस्टैंडेबल। 1.25 घंटा में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज अपन लोगों ने कर लिया, ठीक है। सो टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, यहीं बैठो, जाना है जाओ, टेल टूल के आ जाओ। 5 मिनट में वापस यहीं से रिज्यूम करेंगे। आई एम नॉट एंडिंग द सेशन, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द सेशन, पॉजिंग द सेशन, वील रिज्यूम फ्रॉम देयर, ठीक है। चलो जल्दी से 5 मिनट ब्रेक लेके एंड देन बी बैक।